सुल्तानपुर से किरण नाय, वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। अरविंद आश्रम सुल्तानपुर प्रखंड द्वारा श्री मां जन्मोत्सव के पावन अवसर पर नए युग में नारी विषय पर आयोजित गोष्ठी। आज श्री मां के जन्म दिवस के अवसर पर श्री अरविंद आश्रम सुल्तानपुर प्रखंड परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 2 शब्द कहने का अवसर मिला। उत्कृष्टतम विद्वान शैलेंद्र नाथ कपूर से दूरभाष पर मिले ज्ञान सूत्रों को विकसित कर दिया गया उद्बोधन आपसे विनम्रता पूर्वक साझा कर रहा हूँ। इसकी तैयारी में अग्रज श्री आनंद कृष्ण चतुर्वेदी और मित्र सुश्री डॉक्टर शून्य राकेशा चतुर्वेदी का उदात्त सहयोग मिला। आभारी हूँ। आज श्री अरविंद आश्रम सुल्तानपुर प्रखंड परिसर में श्री मां के जन्म दिवस के अवसर पर विद्वत जनों के बीच 2 शब्द कहने का अवसर मिलने से आह्लादित हूँ, गौरवान्वित हूँ और श्री डॉक्टर जेपी सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। श्री अरविंद आश्रम का नाम लेते ही मैं अपने बचपन में लौट जाता हूँ, जहाँ पहला परिचय गोरखपुर विश्वविद्यालय के फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अध्यापक डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह के द्वारा कराया गया। हम लोग बड़े छोटे विद्यार्थी थे, मैं और मेरे बड़े भाई। उन्होंने पहली चेतना दी। मेरे पिता प्रोफेसर शैलनाथ चतुर्वेदी के पास को आया करते थे, उनके बड़े प्रिय विद्यार्थी थे। चाहे वो आश्रम की पत्रिका हो, दीप शिखा, या वहां की अगरबत्तियां हों, उनसे पहला परिचय हुआ और तब से अब तक की यात्रा में श्री अरविंद का जो जीवन और समाज के प्रति जो सोच है, जो विचारधारा है, उससे थोड़ा थोड़ा परिचित होने का अवसर मिला। डॉक्टर जेपी सिंह ने जब उससे पिछले सप्ताह इस अवसर पर आने का अनुरोध किया तो मेरे लिए बड़ा धर्म संकट था। मैं जानता था कि यहाँ आने वाले लोग बड़े विद्वान होंगे, बड़े सुपठित होंगे, उनके सामने किसी विषय पर बोलना कठिन लक्ष्य होगा मेरे लिए। मैंने अपने एक रिलेशन जो आध्यात्म में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अरविंद आश्रम में ही रहते हैं, अविवाहित हैं, अपने क्षेत्र के उत्कृष्टतम साइंटिस्ट हैं। मुझे लगता है कम से कम 1 दर्जन बार अंटार्कटिका में जो 3 माह और 6 माह की यात्रा होती है वो कर चुके हैं। मैंने उनको फोन लगाया ये सोचकर कि मैं उनसे कुछ तथ्य प्राप्त कर लूं बोलने के लिए। उन्होंने मुझे 2 टूक जवाब दिया कि अरविंद, 3 दिन बाद कार्यक्रम है, मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बता सकता श्री मां और श्री अरविंद के बारे में जो वहां बैठे हुए जो श्रोता होंगे उनसे अधिक हो सके। मुझे पहली बार तो बुरा लगा, सुनकर झटका लगा, लेकिन मुझे भी ऐसा लगा कि यहाँ जो विद्वत मंडली है, जिनकी वर्षों की साधना है, उनके सामने ऐसे महापुरुषों, युग पुरुषों और युग महिला के बारे में बोलने का दुस्साहस मुझे नहीं करना चाहिए। अभी आपने देखा डॉक्टर जेपी सिंह ने बड़े सरल शब्दों में उनके व्यक्तित्व का विस्तार किया, ऐसी बातें बताई जो हम सब ग्रहण कर सकते हैं। श्री धर्मपाल जी ने तो उनके व्यक्तित्व के बारे में ऐसी बात बताई कि रोमांच हो उठा। अगर हम अपनी जागृति को, अपनी बुद्धि के स्तर को ऐसा विकसित कर सकें कि जड़ और निर्जीव में कोई अंतर ही न रह जाए, तो मैं समझता हूं कि ये सर्वाधिक अच्छी स्थिति होगी। आज का विषय नए युग में नारी और उसका बहुत अच्छा विषय प्रवर्तन अभी आपके सामने हुआ। मैं प्रयास करूंगा कि अपनी बातों को उसी दूरी के आसपास रखूं।
श्री मां का जो जीवन यात्रा है वो भारतीय संस्कृति में प्रारब्ध की मान्यता को पुष्ट करती है। कहाँ जन्म हुआ, किस परिवेश में संयोग बना भारत आने का, ये सारा हम भारतीय संस्कृति में इसी को प्रारब्ध कहते हैं। उनका संदेश जो सबसे अधिक आकर्षित करता है, मैंने बहुत पढ़ा तो नहीं, अगर तुम अपने अंदर प्रगति और ज्ञान की अग्निशिखा प्रज्वलित रखते हो और नई प्रगति, नई उन्नति, नए रूपांतर के लिए सदैव तत्पर रहते हो, तो तुम सदा युवा रहते हो, युवा रहोगे। ये जो उनका संदेश है, ये कालजयी संदेश है। जब तक मानवता रहेगी, जब तक सभ्य समाज रहेगा, तब तक इस वाक्य से प्रेरित होता रहेगा। आज का विषय नए युग में नारी बहुत प्रासंगिक है और बहुत अच्छा विषय डॉक्टर जेपी सिंह भी छोड़ गए कि आधुनिक युग में नारी का वास्तव में क्या अर्थ होना चाहिए। भारतीय संस्कृति में मानवीय भावनाओं, आचार विचार के मानकों को प्रतिष्ठित करने के लिए नारी का ही के उदाहरण मिलते हैं। उसमें गार्गी का ज्ञान, पार्वती का तप, सीता की सहिष्णुता, राधा का प्रेम, यशोदा का वात्सल्य, सावित्री का अटल विश्वास, दमयंती की साधना, गांधारी और अनसुईया का पातिव्रत, मीरा की भक्ति और गंगा की पवित्रता उल्लेखनीय है। महर्षि पाणिनि ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व अष्टाध्यायी की रचना की। कहते हैं कि उसमें लगभग 12,000 सूत्र थे, अब लगभग 37,000 उपलब्ध है, 3700 उपलब्ध हैं। सूत्र का अर्थ है विस्तार, बल्कि मैं कहूं पहले कि जो सूत्र हैं वो मौलिक चिंतन और संदेह रहित व्याख्या होते हैं। मैं स्त्र का अर्थ विस्तार आपके सामने रखता हूं और इससे बने हुए तमाम शब्दों का पर विचार भी करता हूं। शब्द है शास्त्र, स्त्र से बना हुआ, जिसमें ज्ञान का विस्तार छिपा हुआ है। शब्द है वस्त्र, पुनः स्त्र से बना हुआ और शरीर का परिधान का विस्तार है। हमारी लज्जा को ढकने का जो विस्तार है वो वस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र व्यक्ति की सुरक्षा का विस्तार करते हैं। और इसी क्रम में अगर हम स्त्री का शब्द का अर्थ समझना चाहें तो स्त्री का अर्थ है विस्तारणी, जो मनुष्य के जीवन में प्रेम का विस्तार करती है, संतान के माध्यम से परिवार का विस्तार करती है, वो स्त्री है। भौतिक सुख की जो सर्वोच्च स्थिति है वो प्रिय पत्नी का साहचर्य है, अर्ध नारीश्वर का आदर्श है और पति पत्नी मिलकर एक समष्टि का निर्माण करते हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता हरण के बाद राम विलाप करते हुए अपने भाई लक्ष्मण से सीता के विषय में कहते हैं, कार्येषु मंत्री, कर्मेषु दासी, धर्मेषु पत्नी, क्षमया धरित्री, स्नेहेषु माता, शयनेषु रंभा, संगः सखा लक्ष्मण सा प्रिया में। दशरथ के पिता अज की रानी इंदुमती उनके सभी रहस्यों को जानती थी, उनकी साधना से परिचित थी, ललित कलाएं सीखने के लिए उनकी शिष्या थी। उनके संबंध में कहा गया, ग्रहणी सचिव सखी मिथः प्रिया शिष्या ललिते कला विधो, रघुवंश से उद्धृत कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने भारत की महिलाओं में जागरण की अलख जलाते हुए एक अवसर पर कहा था कि पति पर आश्रित न रहें बल्कि उनके सहयोगी बने।
महाभारत के अनुसार पांडवों की माता कुंती अथर्ववेद में निष्णात थीं। बौद्ध साहित्य में अशोक की बेटी संघमित्रा पारंगत थी। जैन धर्म में कौशांबी के शासक सहस्रावी की बेटी जयंती का नाम आदर के साथ लिया जाता है। बौद्ध भिक्षुणियों में शुभा, सुमेधा, अनुपमा और वैदिक साहित्य में अपाला और संहिता के नाम महिलाओं के आदर्श रहे हैं। वैदिक काल में महिलाओं को सभी क्षेत्रों में पुरुष के बराबर के अधिकार थे। अपने पति चुनने के लिए स्वयंवर किया करना, उच्च शिक्षा ग्रहण करने की खुली छूट महिलाओं को भी उसी प्रकार थी जैसे पुरुषों को थी। और यही शायद कारण है कि हमारे जीवन में जो 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनकी प्रतिमान के रूप में देवियां प्रतिष्ठित हैं। विद्या की देवी सरस्वती, ऐश्वर्य की धात्री लक्ष्मी, शक्ति की स्रोत दुर्गा इसी बात को पुष्ट करती हैं। भारतीय वाङ्मय में महिलाओं का विशिष्ट स्थान रहा, इसके लिए इससे अधिक उदाहरण ढूंढने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। ईसा पूर्व और उत्तर ईसा काल में महिलाओं द्वारा राज्य शासन में सहयोग और विशिष्ट परिस्थितियों में स्वयं कमान लेने के बहुत सारे उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाएंगे। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख आपके सामने करना चाहता हूं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वत्स महाजनपद जो षोडश महाजनपद का अंग था, वर्तमान प्रयागराज कौशांबी की रानी मृगावती के कुशल प्रशासन के उल्लेख मिलते हैं। 5वीं शताब्दी ईस्वी गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक महाराष्ट्र नरेश रुद्रसेन से हुआ। वैधव्य के बाद प्रभावती ने राजपाट संभाला। इसी प्रकार के उदाहरण कश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों से भी बड़े आसानी से ढूंढे जा सकते हैं। गुप्त काल में लिखे अमरकोश में अनेकों महिला विद्वानों और अध्यापिकाओं के नाम सम्मान पूर्वक उल्लिखित हैं। 13वीं शताब्दी के काकतीय वंश वर्तमान में तेलंगाना की रुद्रमा देवी, कर्नाटक के वीरशैव भक्ति आंदोलन की अक्का महादेवी, 16वीं शताब्दी में जोधपुर रियासत की कृष्ण भक्त मीरा, गोंडवाना की वीरांगना दुर्गावती, 18वीं शताब्दी में मालवा की साम्राज्ञी अहिल्याबाई होलकर, 19वीं शताब्दी में अपने रण कौशल से अंग्रेजों के छक्के छोड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई भारतीय महिलाओं के कुछ उत्कृष्टतम आचरण और व्यक्तित्व की बानगी मात्र हैं। मैंने प्रयास किया कि भारतीय एकता को पुष्ट करने वाली इन महिलाओं के उदाहरण पूरे भारत के इतिहास से चुनकर आपके सामने प्रस्तुत करूं। ऐसी समृद्ध परंपरा पाकर उत्तर मुगल कालखंड के आधुनिक भारत में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें नारी शक्ति ने अपनी पहचान न बनाई हो। गृहस्थ से आध्यात्म तक, राजनीति से समाज सुधारक तक, डॉक्टर, अधिवक्ता, सेना, पुलिस, उद्योग जगत से गगनचुंबी फाइटर की पायलट तक महिलाओं की सफलता की कहानियां आज पूरे भारतीय समाज को प्रेरित कर रही हैं। स्वतंत्र भारत में नारी की असभ्यता की सुरक्षा के लिए भारतीय कानून, प्रक्रियाएं और व्यवस्थाएं सजग रही हैं। समय समय पर उन प्रावधानों को और कठोर भी किया गया है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गठित महिला आयोग निरंतर महिलाओं के मान सम्मान को अक्षुण्ण रखने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम पिछले वर्षों आरंभ हुआ, उसमें महिलाओं की योग्यता को निखारने, स्वावलंबी बनाने, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। मैं डॉक्टर सिंह से पूरी तरह से सहमत हूं कि महिलाओं को अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। वो जब तक समाज में समरसता
के रूप में नहीं स्वयं को महसूस करेंगी, तब तक जो अंतिम उद्देश्य है समाज में समरसता का, वो प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। फिर भी जो लौकिक जगत है उसमें कैसे उनके मान सम्मान को अक्षुण्ण रखा जाए, इसके प्रयास जरूर हो रहे हैं और होने चाहिए। आज श्री मां के जन्म दिवस के अवसर पर मैं कामना करता हूं कि आधुनिक भारतीय नारी भारतीय संस्कृति के संरक्षक के साथ साथ अपने ममत्व को सुरक्षित रखे, परिवार, जीव जंतु, पर्यावरण के प्रति उदार दृष्टिकोण रखे और हमारी परंपराओं को समृद्ध करती रहे। धन्यवाद।